हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 10th का साइंस केमिस्ट्री चैप्टर 2 अम्ल क्षारक और लवण का अंतिम भाग लेकर हाजिर हैं, जिसमें हम आज कुछ अंतिम टॉपिक्स के बारे में जानेंगे। ये क्लास 10 का है, तो जो टॉपिक है वो सबसे पहला टॉपिक मेरा होगा उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। दूसरा टॉपिक होगा लवण और तीसरा होगा तनुकरण। चौथा हो जाएगा पीएच स्केल। आज इन 4 टॉपिक्स के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, ये जानना है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है? वैसी अभिक्रिया जिसमें अम्ल और क्षारक अभिक्रिया करके अपना गुण खो देता है और एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुण उसके मूल पदार्थ के गुणों से भिन्न हो जाता है या उदासीन होता है, जिसको कह लेंगे हम। जब अम्ल की प्रतिक्रिया किसी लवण के साथ होती है, क्षार के साथ होती है, अम्ल की प्रतिक्रिया क्षार के साथ होती है, तो अम्ल अपनी अम्लीयता और क्षार अपनी क्षारीयता समाप्त कर देता है और एक नया पदार्थ लवण बनाता है, जो कि बिल्कुल उदासीन होता है, साथ में जल बनाता है, जिसको हम उदासीनीकरण अभिक्रिया कहेंगे। इसको साधारण सामान्य सूत्र में अगर हम देखना चाहे तो सामान्य सूत्र में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अम्ल प्लस क्षारक ये बनाता है लवण प्लस जल। इस अभिक्रिया को एक साधारण जनरल फॉर्मूला के जैसा आपको याद रखना है कि जब भी किसी अम्ल की प्रतिक्रिया किसी क्षारक के साथ होती है तो वो लवण और जल बनाता है। इसके लिए कुछ हम एग्जांपल्स देखेंगे। तो एग्जांपल देखने के लिए कुछ पहला जो टॉपिक है हम उस टॉपिक में चलते हैं। कि उदाहरण के लिए पहला जो टॉपिक है वो हम देखेंगे कि अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया में हमें क्या देखना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया जब किसी अम्ल के साथ करते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जब करते हैं तो ये बनाता है NaCl, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O बनाता है। यहाँ पर ये NaOH क्षार है, जिसको क्षारक कह सकते हैं, और ये HCl अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये बनाता है NaCl, जिसको कह सकते हैं लवण, उदासीन लवण है ये, और साथ में जल बनाता है। तो आपसे कभी पूछा जाए कि अम्ल और क्षारक के अभिक्रिया का एक उदाहरण दे, तो आप ये कह सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ की जाती है तो उस स्थिति में सोडियम क्लोराइड और H2O यानी जल का निर्माण होता है। ये तो एक एग्जांपल हुआ। दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया हम अमोनिया के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रतिक्रिया अमोनिया के साथ, NaOH को ही लेते हैं और अमोनिया NH3 के साथ करते हैं। NaOH की प्रतिक्रिया हम अमोनिया HNO3 अमोनिया HNO3 के साथ करते हैं, तो ये बनाता है हमारा NaNO3 सोडियम नाइट्रेट, NaNO3 प्लस H2 जल बना दिया। ये NaOH प्लस HNO3 ये बनाया NaNO3 प्लस H2। यहाँ पर देखते हैं ये क्षारक है, अम्ल है, क्षारक की प्रतिक्रिया जब अम्ल के साथ कराए तो लवण और जल बनाया, क्षारक की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराए तो लवण और जल बनाया। आपको इसका केमिकल नाम भी याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है व्हाट हैपेंस व्हेन,
क्या होता है जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है, तो आपको लिखना पड़ेगा जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की अभिक्रिया अमोनिया के साथ कराई जाती है तो सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और H2O बनता है। ये दो एग्जाम्पल हुआ, तीसरा एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं। तीसरे एग्जाम्पल के लिए हम थोड़ा इसको मिटा देते हैं। फिर से अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की बात करें तो यहाँ पर फिर से सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लिए और सल्फ्यूरिक अम्ल ले लेते हैं H2SO4। यहाँ पर भी क्षारक और अम्ल लिए, इसकी प्रतिक्रिया जब हम कराते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है NaSO4 प्लस H2O। यहाँ पर भी ये सोडियम सल्फेट लवण है, H2O जल है। आप चाहो तो इसको चेक भी कर सकते हैं, चैप्टर 1 में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, उसको जांचना है। तो यहाँ देख सकते हैं सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, ऑक्सीजन एक और चार और 5 इधर है, ऑक्सीजन यहाँ पर भी 4 है और एक यहाँ 5, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो गया। सल्फर एक है, यहाँ पर भी सल्फर एक ही है, तो हाइड्रोजन सल्फर और सोडियम सब जांच हो गया है, तो लगभग सब बराबर है, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्षारक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया का ये एक सिंपल सा उदाहरण आप देख सकते हैं। अगला हम देखेंगे कि जो धातु ऑक्साइड होता है, धातु का ऑक्साइड अभिक्रिया करता है तो क्या होता है। अगला टॉपिक धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड में आपको ये जानना होगा कि धातु का ऑक्साइड की प्रकृति कैसे होती है, किस प्रकार का होता है। धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्षारकीय होती है। धातु की जो धातु का जो ऑक्साइड होता है इसकी प्रकृति क्षारीय होती है, और जब इसको अम्ल के साथ प्रतिक्रिया कराएंगे, धातु की प्रतिक्रिया, धातु ऑक्साइड की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ जब कराएंगे तो यहाँ पर भी लवण और जल बनता है। यह भी उदासीनीकरण अभिक्रिया का ही एक उदाहरण है। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि धातु का ऑक्साइड की बात करें हम Fe2O3, Fe2O3 धातु का ऑक्साइड हो गया, प्लस एक हम ले लेते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। धातु का ऑक्साइड है, अम्ल, इसकी प्रतिक्रिया कराएंगे तो लवण बनेगा, और जो लवण बनेगा वो Fe2SO4 का होल 2, Fe2SO4 का होल 3 ले लेंगे, प्लस जल बनेगा H2O, जल बना। तो यहाँ पर आप इसको थोड़ा बैलेंस है या नहीं है उस बैलेंसिंग को चेक कर लीजिए। यहाँ Fe2 2 है, यहाँ Fe2 ये भी F जो है यानी Fe आयरन 2 है, इधर भी 2 है, ऑक्सीजन 3 और 4 7 है। ऑक्सीजन यहाँ पर 4 तिहाई 12 और 1 13 ऑक्सीजन यहाँ पर है। तो यहाँ पर अगर हम लगा दे 3 लगा दे तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। यहाँ पर 4 तिहाई 12 3 लगा देंगे अगर, तो 3 ऑक्सीजन और 4 तिहाई 12, 12 3 15 ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पर अगर हम 3 लगा दे तो 4 तिहाई 12 और 3 15 ऑक्सीजन हो गया, यानी बैलेंस हो गया। यहाँ पे देखिए कि फेरस ऑक्साइड है जिसको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराया गया है, तो बना है ये फेरस सल्फेट बना है और जल बना है, तो ये भी लवण है। तो ये भी लवण बन गया। तो जो लवण बना वो किसके कारण बना, धातु का ऑक्साइड और अम्ल के साथ जब अभिक्रिया कराया तब। इसके साथ एक एग्जांपल हम और भी इसका देख सकते हैं कि फेरस ऑक्साइड की जगह हम कॉपर ऑक्साइड ले लेते हैं CuO। कॉपर ऑक्साइड की प्रतिक्रिया अगर हम HCl के साथ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ करते हैं, तो ये CuCl2 बनाएगा प्लस H2O बनाएगा, जल बनाएगा। तो यहाँ पर देखिए तो CuCl2 मैं
कॉपर एक है, ऑक्सीजन इधर एक है, इधर भी ऑक्सीजन एक है, हाइड्रोजन 2, यहाँ पर हाइड्रोजन एक है, यहाँ पे अगर 2 लगाते तो हाइड्रोजन 2 हो गया, क्लोरीन यहाँ 2 है, क्लोरीन यहाँ पर भी 2 हो गया, ये भी बैलेंस हो गया। इसका भी 2 एग्जांपल देख सकते हैं कि धातु का ऑक्साइड जब अभिक्रिया करता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ तो क्या बनाता है, कॉपर क्लोराइड बनाता है और जल बनाता है। एक और भी देख सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रतिक्रिया की बात करें, CaO प्लस HCl, CaO प्लस HCl जब ये अभिक्रिया करता है तो वो बनाता है CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2। ये भी लवण है, ये भी लवण है, ये भी लवण है। कैल्शियम ऑक्साइड क्षारकीय ऑक्साइड है और यानी धात्विक ऑक्साइड है, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl है। दोनों के बीच जब रासायनिक अभिक्रिया हुआ तो कैल्शियम क्लोराइड बना, CaCl2 बना प्लस H2O। इसको देख लीजिए बैलेंस है या नहीं है, CaCaO एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर एक है, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 है, अगर 2 लगा दिया जाए तो 2 हाइड्रोजन 2 हो गया, और क्लोरीन 2, क्लोरीन भी 2। तो ये धातु का ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया किसका कराया गया, अम्ल का। व्हाट हैपेंस व्हेन में पूछा जाएगा कि जब भी किसी धातु के ऑक्साइड की प्रतिक्रिया अम्ल के साथ कराया जाता है तो क्या होता है, तो आपको बताना पड़ेगा कि उस धातु का ऑक्साइड बनता है, ऑक्साइड लवण बनता है और फिर जल बनता है। अब बात करें हम अधात्विक ऑक्साइड, क्षारक और अधातु, अधात्विक ऑक्साइड। तो अधात्विक ऑक्साइड जो होती है इसकी जो प्रकृति होती है वो होती है अम्लीय, और इसका जब प्रतिक्रिया हम क्षारक के साथ करते हैं, अम्लीय इसकी प्रकृति होती है। जब इसको क्षारक के साथ हम रिएक्शन कराएंगे तो फिर से तो अम्ल और क्षारक आया। उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये भी एक उदाहरण है। जब भी किसी अम्ल की प्रतिक्रिया किसी क्षारक के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। इसके लिए एक एग्जांपल देख सकते हैं आप, और एग्जांपल देखने से पहले आप ये लिख भी सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड प्लस क्षारक ये बनाता है लवण और जल बनाता है। अब कोई भी एग्जांपल के लिए यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर हम ले लेते हैं अधात्विक ऑक्साइड ले लेते हैं, और वो अधात्विक ऑक्साइड में CO2 ले लेते हैं। इसकी प्रतिक्रिया हम किसी क्षारक के साथ करते हैं, NaOH के साथ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ NaO2 की हम अभिक्रिया कराते हैं, तो ये बनाता है Na2CO3 प्लस H2O ये बनाता है। थोड़ा सा इसको हम बैलेंस कर देते हैं, इसके पहले 2 अगर लगा दिया जाए तो सोडियम 2 हो गया, सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 2 5, यहाँ पे अगर 3 लगा दिया जाए, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन यहाँ पर अगर हम लगा दे हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 3 दूनी 6, ऑक्सीजन 6 और यहाँ पर 2, 6 और 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन 3 है, और हम अगर यहाँ लगा दे 4 तो 4 दूनी 8, 3 लगा दे तो 3 दूनी 3 और 3 6, 3 दूनी 6 2 8, यहाँ पर ऑक्सीजन हो गया है, 3 दूनी 6 और 2 8 ऑक्सीजन। यहाँ पर अगर हम 4 लगा दें तो 4 दूनी 8, 3 11 ऑक्सीजन हो जाएगा। हम इसको थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं, 2 NaOH प्लस CO2 भी रहने देते हैं। अब शायद ये बैलेंस हो सकता है। सोडियम 2, ऑक्सीजन 2 और 2 4, ऑक्सीजन 3 और 1 4। हाँ, अब क्लियर है। तो ये Na2 NaOH प्लस CO2, Na2CO3 प्लस H2, ये अधात्विक ऑक्साइड की प्रतिक्रिया जब किसी क्षारक के साथ होती है तो लवण और जल बनता है। ये भी हमारा उदासीनीकरण अभिक्रिया का एक उदाहरण है। तो मेरा पहला जो टॉपिक था
वो पहला टॉपिक समाप्त हो गया। दूसरा है लवण। तो अभी तक जो लवण की बात हम कर रहे थे, तो लवण भी आप बार बार देख रहे थे यहाँ की अधात्विक उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण बनता है। तो लवण के लिए कुछ विशेष बहुत ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, बस ये जानना है कि जो सेकेंड टॉपिक मेरा है लवण, जब भी किसी क्षारक की प्रतिक्रिया किसी अम्ल के साथ होती है तो ये लवण और जल बनता है। यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में जो उत्पाद होता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया का उत्पाद ही लवण होता है। ठीक, तो लवण का प्रकार जानना है। लवण 3 प्रकार के होते हैं। पहला अम्लीय लवण, दूसरा का बात करें तो उदासीन लवण, और तीसरा का बात करें तो क्षारीय लवण या क्षारकीय लवण। यहाँ पे जानना है कि अम्लीय लवण क्या होता है। तो जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार जब अभिक्रिया करता है तो अम्लीय लवण बनता है। प्रबल अम्ल की बात करें तो प्रबल अम्ल जैसे HCl ले लीजिए, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बहुत ही प्रबल अम्ल है। फिर दुर्बल क्षार ले लीजिए, तो दुर्बल क्षार में अगर हम ले लेते हैं NH4OH, उस दोनों की अभिक्रिया अगर करते हैं तो अम्लीय लवण बनेगा। तो इसके लिए एक साधारण सा फॉर्मूला लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार इक्वल टू अम्लीय लवण प्लस जल। इसी तरह से उदासीन लवण की बात करें तो उदासीन लवण क्या होगा। उदासीन लवण में प्रबल अम्ल होगा और क्षारक भी जो है वो भी प्रबल होगा, दोनों प्रबल होगा। यानी ज्यादा पावरफुल अम्ल होगा, ज्यादा पावरफुल क्षारक होगा, दोनों रिएक्शन करेगा। तो रिएक्शन करने के बाद जो लवण बनता है वो उदासीन लवण बनता है। इसके बाद क्षारकीय लवण, तो इसको भी आप इसको इक्वेशन के रूप में लिख सकते हैं, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक इक्वल टू उदासीन लवण प्लस जल। फिर क्षारकीय लवण की बात करें तो क्षारकीय लवण क्या होता है। क्षारकीय लवण में हम देखेंगे कि नाम से ही क्लियर है, क्षारक जो है वो प्रबल होगा और दुर्बल होगा अम्ल, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक, ये दोनों जब रिएक्शन करेगा तो जो अम्ल बनने वाला है वो लवण बनने वाला है वो लवण होगा क्षारकीय लवण। तो ये लवण के बारे में कुछ विशेष जानकारी थी जो आप बुक भी पढ़ेंगे। बुक रीडिंग करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि छोटा सा वीडियो में बहुत हद तक बहुत अधिक जानकारी दे पाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। मैंने यहाँ पे सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया है इसका, आप एग्जाम्पल वगैरह बुक से देखने की कोशिश करेंगे क्योंकि बहुत हद तक आपको बुक रीडिंग तो करना ही पड़ेगा, बुक से आपको जानकारी मिलेगी बहुत अधिक। अगला टॉपिक है तनुकरण। तनुकरण क्या होगा। तो तनुकरण का मतलब होता है सिंपल सा है, इसको आम बोलचाल की भाषा में जानते हैं कि पतला करना। जैसे क्या होता है, दूध लेते हैं ना, उसमें पानी मिला दीजिए तो दूध जो है पतला हो जाता है। तो उसको दूध को क्या कर दिया, तनुकृत कर दिया। तनुकृत का मतलब वैसा नहीं कि दूध तनुकृत हो गया, दूध में पानी की मात्रा अधिक हो गई। वैसा ही यहाँ पर तनुकरण, अम्ल और क्षार का तनुकरण किया जाता है। ये अम्ल और क्षारक ही तनुकृत होते हैं। तो जब भी जल में आप मिला देते हैं अम्ल, अम्ल है उसमें जल है, उसमें थोड़ा थोड़ा अम्ल मिलाते हैं तो अम्ल की अम्लीयता यानी हाइड्रोनियम आयन HO3, इसकी मात्रा, इसकी जो सांद्रता है उसकी सांद्रता कम हो जाती है। या अगर क्षारक मिलाते हैं तो क्षारक मिलाने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता कम होता है। जब इसकी सांद्रता कम हो जाता है तो ये तनुकृत हो जाता है। तो तनुकरण का अगर हम डेफिनेशन जानना चाहे तो डेफिनेशन क्या होगा, जब भी किसी जल में किसी अम्ल या क्षारक को मिलाया जाता है तो उस लवण या उस अम्ल या क्षारक में हाइड्रोनियम आयन या हाइड्रोक्साइड आयन के का जो सांद्रता है वो प्रति इकाई कम होने लगता है।
उसी को तनुकृत अम्ल या तनुकृत क्षारक कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, तनुकृत की बात हुई। और अगला टॉपिक है पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या होता है? किसी भी विलयन का हाइड्रोक्साइड आयन मतलब OH आयन या हाइड्रोजन आयन की बात करें, किसी भी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है। उस स्केल को ही हम पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। और पीएच स्केल जो होता है उसका जो संख्यात्मक मान होता है, लिमिटेशन, लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक जो होता है वो होता है 1 से लेकर के 14 तक। यहाँ से 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया, 8 9 10 11 12 13 और ये 14। तो इसको कहते हैं पीएच स्केल। ये किसी भी विलयन की सांद्रता को मापता है, केवल मापता ही नहीं है, उसका कितना मान है वो बताता है। इसका कुछ पॉइंट्स है जिसको याद रखना है कि अगर कोई विलयन है तो उसका पीएच मान अगर 7 से कम है, 7 से कम है, तो 7 से कम है इसका मतलब हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक हो गई। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अधिक होने का मतलब है वो जो विलयन है वो विलयन बहुत अधिक खट्टा हो जाएगा, उसके अम्ल की मात्रा, अम्ल की सांद्रता बहुत अधिक हो जाएगी 7 से कम होने पर। दूसरा है कि अगर 7 से अधिक हो गया तो 7 से अधिक होने पर क्या होगा? 7 से अधिक होने पर हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ जाएगी। याद रखना है, 7 से कम होता है तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ती है, 7 से अधिक होता है तो हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ती है, मतलब क्षारक की शक्ति अधिक होती है। 7 से ऊपर जाने पर क्षारक की शक्ति अधिक होती है, 7 से नीचे जाने पर क्षारक की शक्ति कम होती है, अम्ल की शक्ति अधिक बढ़ती है। ये दूसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट आपको ये जानना है कि तीसरा पॉइंट में क्या अगर पीएच मान 7 होगा तो ना 7 से कम ना 7 से ज्यादा। तो जब पीएच मान 7 होता है तो विलयन ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारकीय होता है, ये बिल्कुल उदासीन होता है। इसका स्वाद की बात करें तो स्वादहीन होता है, कलर भी कुछ नहीं होता है, ना कलर होता है ना स्वाद होता है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन जो होता है उसी को हम उदासीन पदार्थ कहते हैं। तो उदासीन विलयन का पीएच मान हमेशा 7 होता है। चौथा पॉइंट की बात करें, अगर हाइड्रोनियम आयन की बात करें, H3O नेगेटिव की बात करें, ये H3O पॉजिटिव की बात करें, हाइड्रोनियम आयन, तो हाइड्रोनियम आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी पीएच मान उतना ही कम होता है। तो ये पीएच मान के बारे में कुछ विशेष जानकारियां थी जो आपको जानना जरूरी है। वो कब पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको मिल जाएगा कि इसका क्या उपयोग है, हमारे लिए क्या उपयोग है। तो ये किसी और दिन जब टॉपिक पे हम चर्चा करेंगे स्पेशली तब देखेंगे। लेकिन जो चैप्टर था, चैप्टर का अंतिम भाग पार्ट 3 वो आज यहाँ पर समाप्त होता है। आशा है सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब करें और ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलते रहे, नए नए वीडियो जो हम डालेंगे आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।